नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर शुभम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल हब 9th एंड 10th पे। आज को जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग आज सिर्फ रिसोर्स को समझेंगे कि रिसोर्स कहते किसे हैं और कोई भी रिसोर्स कब यूजफुल करने लायक बनता है, कोई भी रिसोर्स कब डेवलप करने लायक बनता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप आपको सारे टॉपिक जो भी मैं अभी समझाऊँ कंसेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा हो। चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ें उससे पहले एक सवाल आपके मन में डालना चाहता हूँ। आप ज़रा सोचिए, अगर दुनिया में गोल्ड, कोल, वाटर, फॉरेस्ट और लैंड सब कुछ हो, लेकिन इंसान, हम ह्यूमंस उनका यूज़ करना ही नहीं जानते, तो क्या वो चीज़ रिसोर्स कहलाएगी? कभी ये आपने सोचा है क्या, या कभी आपके मन में ये सवाल आया है? शायद नहीं, ये चीज़ें रिसोर्स नहीं कहलाएगी। तो फिर सवाल ये है कि किसी चीज़ को रिसोर्स बनाता कौन है? नेचर या फिर हम खुद, ह्यूमंस? इसी सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। आज जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को, उसका नाम ही क्या है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। लेकिन एक और छोटे से सवाल पे आप गौर करिए कि हजारों साल पहले, 1000 ईयर्स पहले, जो ज़मीन के नीचे बना पेट्रोलियम आज है, वही पेट्रोलियम पहले भी था, वही पेट्रोलियम पहले भी था। लेकिन हजारों साल पहले क्या इस पेट्रोलियम का, जो आज पेट्रोलियम का इम्पोर्टेंस है, क्या इतना ही इम्पोर्टेंस इस पेट्रोलियम का था? नहीं। तो फिर मन में एक सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्या कारण होगा जिस वजह से जो आज पेट्रोलियम इतना इम्पोर्टेंट है, वो 1000 साल पहले या फिर 500 साल पहले इतना इम्पोर्टेंट था क्यों नहीं? क्योंकि लोग इसे यूज़ करना जानते ही नहीं थे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, मॉडर्नाइजेशन हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे लोग इसका यूज़ करना जाने और धीरे धीरे करके यही पेट्रोलियम आज लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को रिसोर्स कौन बनाएगा? कुछ समझ में आएगा? किसी चीज़ को रिसोर्स कौन बनाएगा? उसका ओरिजिन नहीं बनाएगा, उससे मिलने वाले क्या बेनिफिट्स हैं वो हमें बताएंगे कि वो रिसोर्स बनने लायक है कि नहीं। जैसे आपको अभी मैंने बताया पेट्रोलियम, अगर मान लो पेट्रोलियम का ओरिजिन के बारे में पता हो, लेकिन उससे हमें बेनिफिट्स है ही नहीं पेट्रोलियम से, तो क्या वो रिसोर्स होगा? नहीं होगा। मतलब कि ओरिजिन नहीं, उसका बेनिफिट्स हमें बताया कि रिसोर्स है कि नहीं है, और हम लोग समझेंगे रिसोर्स कहते किसे हैं। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक ने क्या डिफाइन किया है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economic feasible and culturally acceptable can be termed resource। मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, यदि वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही है, और उसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से, किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसका यूज़ करने के कारण हमें पैसों के हिसाब से भी ठीक हो, मनी के हिसाब से भी, यानी इकोनॉमी के हिसाब से भी ठीक हो, और सबसे बड़ा चीज़ वो इकोनॉमी की हो ही बेनिफिट्स, लेकिन साथ में वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। मान लो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो भी हो, मान लो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, लेकिन कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या वो रिसोर्स कहलाएगा? जवाब है नहीं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। क्या कहता है, किसे कहते हैं हम लोग रिसोर्स? कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे और हमारे पास टेक्नोलॉजी हो उसको यूज़ करने के लिए, और वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, उसको हम लोग कहेंगे रिसोर्स। ठीक है, अब इसको हम लोग हर एस्पेक्ट्स को समझते हैं। ठीक है, मान लो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल क्या होता है। मान लो ज़मीन के नीचे पड़ा पेट्रोलियम है। ठीक है, ज़मीन के नीचे क्या है? पेट्रोलियम है। ठीक है, इसको रिलेट करिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से, शायद ही आपको वो इतने अच्छे तरीके से समझाया होगा डिफिनेशन को। आप, मैं समझा रहा हूँ, समझिए। ज़मीन के नीचे पड़ा पेट्रोलियम है, ठीक है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी कोई टेक्नोलॉजी और कोई मशीन है ही नहीं।
क्या बोला हमने, हमारे पास ज़मीन पे नीचे पड़ा हुआ पेट्रोलियम है, ठीक है, लेकिन इसको यूज़ करने के, इसको निकालने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही कोई मशीन है। तो क्या ये चीज़ रिसोर्स कहलाएगी? जवाब है नहीं, ये चीज़ रिसोर्स नहीं कहलाएगी, क्योंकि डिफिनेशन ही बोलता है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। लेकिन हम इसको उल्टा समझते हैं। मान लीजिए ज़मीन के नीचे पड़ा पेट्रोलियम वही पेट्रोलियम है, और अब हमारे पास मशीन्स आ गया है, हमारे पास मशीन्स जो है वो अवेलेबल है, हम मशीन्स का यूज़ करके उस पेट्रोलियम को निकाल सकते हैं। तो क्या वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगा? जवाब है हाँ, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिकली फिजिबल का। अब हम लोग यही पेट्रोलियम का फिर से एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए इसको निकालने के लिए मशीन से जब हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका कॉस्ट आ रहा है 1000 रुपीज़, ठीक है, और मार्केट में सेल हो रहा है 500 रुपीज़ में। क्या बोला हमने, जब हम लोग उसको मशीन से निकाल रहे हैं तो 1000 रुपीज़ का हमें कॉस्ट आ रहा है निकालने में, लेकिन मार्केट में सिर्फ 500 में सेल हो रहा है। तो क्या ये चीज़ रिसोर्स कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। डिफिनेशन बोलता है कि इकोनॉमिकली फिजिबल भी साथ साथ में होना चाहिए, तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। लेकिन अब इसका उल्टा करते हैं। मान लीजिए 1000 में निकल रहा है और हम इसे 1500 में बेच रहे हैं। कितना में? 1500 में बेच रहे हैं मार्केट में, 1500 में। तो इकोनॉमिकली फिजिबल है, इसलिए ये रिसोर्स कहलाएगा, इसलिए ये रिसोर्स कहलाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल और इकोनॉमिकली फिजिबल। अब हम लोग बात करेंगे कल्चरली एक्सेप्टेबल। किसकी बात करेंगे? कल्चरली एक्सेप्टेबल। मान लीजिए कोई न्यूट्रिशियस फूड है, ठीक है, इसमें फूड का एग्जाम्पल लेंगे। कोई न्यूट्रिशियस फूड है, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन है, और लोगों को ये चीज़ पता है कि इसमें प्रोटीन है, उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, लेकिन यहीं पे एक है कि कम्युनिटी के लोग हैं, एक कम्युनिटी के लोग हैं, एक कुछ रिलीजन के लोग हैं, ठीक, जो क्या कर रहे हैं, इस फूड को लेने के लिए मना कर रहे हैं। बोल रहे हैं ये हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा रिलीजन है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इसे हमें लेने के लिए नहीं बोलता है, यूज़ करने नहीं बोलता है। तो क्या है, प्रैक्टिकली आप सोचिए, क्या इस कम्युनिटी या रिलीजन के लोगों के लिए ये चीज़ रिसोर्स कहलाएगा? जवाब है नो, नहीं, ये रिसोर्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो तभी वो रिसोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी, हर एस्पेक्ट समझ में आएगा रिसोर्स कहते किसे हैं, ठीक। अब चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं। क्या हमने समझा कि सिर्फ नेचर में कोई चीज़ हो उससे वो रिसोर्स नहीं बनता है, ठीक है। रिसोर्स बनने के लिए उसको अवेलेबल होना ज़रूरी है, यानी कि हम लोग का नीड्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, साथ में वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना ज़रूरी है, और वो इकोनॉमिकली फिजिबल, मनी मतलब इकोनॉमिक फिजिबल भी हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, तभी वो चीज़ रिसोर्स कहलाएगा। इसलिए क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स, एनर्जी सोर्स पहले बेकार माना था, पहले का कोई यूज़ था नहीं, लेकिन जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद इसका वैल्यूएबल जो पहले वैल्यूएबल था ना, वो वैल्यूएबल माने जाने लगा, उसका वैल्यू बढ़ गया, ठीक। वैसे एग्जांपल से समझते इस चीज़ को। सनलाइट हमेशा से थी, क्या सनलाइट आया ही है? नहीं, सनलाइट तो बहुत दिन से है, बहुत साल पहले से ही सनलाइट है, लेकिन जब तक सोलर पैनल था नहीं तो लोग इसे बेकार मानते थे सनलाइट को, लेकिन जैसे ही सोलर पैनल आया तब इसका लार्ज स्केल एनर्जी सोर्स के रूप में बढ़ गया। जो सनलाइट है उसको लोग यूज़ करने लगे लार्ज स्केल पे, इसका वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि रिसोर्स कहते हैं किसे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या कोई चीज़ नेचर में पाना अपने आप में एक यूजफुल रिसोर्स कहलाता है? चलिए समझते हैं क्या बोलते हैं वो एनसीईआरटी बुक में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब नेचर में जो चीज़ होता है, नेचर में कोई भी चीज़ पाया जा रहा है, ठीक है, वो यूज़फुल रिसोर्स नेचर में पाया इससे मतलब नहीं है, उसको यूज़फुल बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का रोल बड़ा होता है। हमने क्या बोला कि नेचर में जो चीज़ है उसे यूज़फुल रिसोर्स बनाने के लिए सिर्फ नेचर अकेले काफ़ी नहीं है। नेचर कोई भी चीज़ मिल रहा है तो वो अकेले नहीं कि उसको यूज़फुल रिसोर्स बना लेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, क्या बोले, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट, कंपनी, वर्कर, कुछ साइंटिस्ट और एक्सेट्रा, ठीक है, ये होते हैं इंस्टीट्यूशन। तो क्या बोला कि कोई भी चीज़ यूजफुल रिसोर्स यदि किसी को बनाना है तो हमें नेचर के साथ साथ टेक्नोलॉजी
और इंस्टीट्यूशन को साथ में लाना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ रिसोर्स बनता है। जैसे कि समझिएगा, हमने मान लीजिए हमें ज़मीन के नीचे से कोल निकल रहा है, ठीक है, ये नेचर में पाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि उसको हम यूज़ कर सकें, निकाल सकें। हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं ही नहीं जो हमें परमिशन दे कि उसका हम यूज़ करें, या फिर वो जो उसको बिजली के तौर पे उसका यूज़ कर सके, वो इंस्टीट्यूशंस हैं ही नहीं। तो क्या ये जो नेचर में कोल हमें मिल रहा है उसका कोई बेनिफिट है, कोई यूज़फुल रिसोर्स में आएगा? नहीं। तो इससे क्या समझें, ये सिर्फ नेचर में कोई चीज़ का पाना ही अपने आप में बड़ी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी का साथ होना और इंस्टीट्यूशंस का साथ होना वो बहुत बड़ी बात है, तब जाके कोई जो रिसोर्स हमें मिल रहा है नेचर में वो यूज़फुल रिसोर्स में कन्वर्ट होता है, यूज़फुल रिसोर्स जाके तब वो बनता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अब आगे क्या बोलता है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एस्केलेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नेचर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करते हैं ताकि अपना ह्यूमंस जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एट इट इज़ एज्यूम बाय मैनी? क्या आप भी यही सोचते हो कि रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं? जवाब है नहीं, रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। रिसोर्स एक फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटी का। क्या है? फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटी का। ह्यूमन बींग खुद एक एजेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स का। हम ह्यूमन बींग्स ही होते हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में मटेरियल अवेलेबल होता है उसको रिसोर्स में, और उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, रिसोर्स जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है एनसीईआरटी में कि रिसोर्स को कैसे कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। बात करें ओरिजिन के बेसिस पे, तो ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स दो तरह का, बायोटिक, ए बायोटिक। क्या बोला? ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और ए बायोटिक रिसोर्स। फिर बात करें हम लोग एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे, तो रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर से ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको वहीं पे। ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और ए बायोटिक। क्या बोला हमने? ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, ठीक, बायोटिक और ए बायोटिक। फिर बात करें एग्जॉस्टेबिलिटी, क्या एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे क्या क्या है? रिन्यूएबल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक, अब बात करते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? ऑनरशिप के बेसिस पे। ऑनरशिप के बेसिस पे चार टाइप्स के रिसोर्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। क्या बोला? ऑनरशिप के बेसिस पे चार टाइप्स के रिसोर्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्स। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो उस पर होता है पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स और स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। एक और चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। हमने पहले क्या समझा कि रिसोर्स कहते हैं किसे हैं, किसे कहते हैं? ये कोई भी चीज़ हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे और वो साथ साथ में टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो और वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम लोग रिसोर्स बोलेंगे। हमने फिर देखा कि कैसे कैसे एग्जांपल से कि क्या टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल का क्या मतलब है, कल्चरली एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है। ठीक, फिर हमने समझा कि कैसे नेचर जो अकेले नहीं काफ़ी होता है किसी चीज़ रिसोर्स को यूज़फुल रिसोर्स बनाने के लिए। किसी रिसोर्स को यूज़फुल रिसोर्स बनाने के लिए हमें कैसे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। ठीक है, फिर हमने समझा कि रिसोर्स कितने टाइप्स पे, कितने बेसिस पे, किन किन टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। तो हमने क्या देखा कि ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे दो रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। फिर हमने समझा ऑनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्स। फिर हमने समझा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल, डेवलप्ड और स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज। आई होप आपको चीज़ें अंडरस्टैंडेबल लगे, आपको चीज़ें शायद समझ में आई होगी। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया है। यदि कुछ गलती हो तो भूल चूक को माफ़ करिएगा। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ड्रॉप करिएगा। ठीक है, मैं उसको पढ़ूंगा और आपको रिस्पॉन्स करूंगा, और फिर अगले वीडियो में अपने आप को मैं बेटर करने की कोशिश करूंगा कि हाँ जहाँ मुझे कमी लग रही है वो मुझे बताइए, अपना बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, और मैं उसी पे काम करके आपके सामने एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट होऊंगा। तो आज का हमने समझा कि सिर्फ रिसोर्स कहते किसे हैं। आज का वीडियो पूरा यहीं पे था। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। क्या समझेंगे? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स का डेवलपमेंट का मतलब है क्या, और साथ साथ में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ख़त्म कर रहे हैं कल के टॉपिक में, वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आएगी। तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, गुड बाय।